मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है बोलो? चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो पहले तो हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और फिर देखना है कि टू वेरिएबल का क्या मतलब है। ठीक है, देखो मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लिखी हुई है 6x प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। एक लिखी हुई है x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 0। मैंने कुछ इक्वेशन लिख दी अपनी तरफ से, नोट नहीं करना है, केवल समझना है। देखो लीनियर का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं। लीनियर का मतलब होता है कि जब किसी भी इक्वेशन के अंदर पावर कितनी होती है 1, ना तो एक से ज्यादा और ना ही एक से कम। अब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें केवल दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। मतलब जरूरी नहीं है एक्स और वाई ही हो, ठीक है, बस इतना जरूरी है वेरिएबल होने कितने चाहिए? दो होने चाहिए। ठीक है, दो वेरिएबल से ना तो ज्यादा, दो वेरिएबल से ना तो कम। ठीक है, दैट मीन्स वेरिएबल देयर इज ओनली टू। तो तब जाके बनती है लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल की। अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाले में पावर 1 आ रही है? नहीं। पावर कितनी आ रही है? 2। ध्यान रखना, जब मैं पावर 1 बोलता हूं ना तो पावर 1 बोलने का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर। मुझे बताओ इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर कितनी आ रही है? 2। ये तो लीनियर नहीं है, ये तो लीनियर नहीं है। अगली देखते हैं। मुझे बताओ इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या पावर 1 है? अब जरा चेक करो, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है और भगवान एक है, तो पावर कितनी है? 1। इस x का भी क्या है? पावर 1। ठीक है, y की भी कितनी है? 1। यानी कि पहली कंडीशन तो हो गई सेट। दूसरी कंडीशन, वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। मुझे बताओ इस पूरी इक्वेशन में x और y के अलावा क्या कोई तीसरा वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मुझे बताओ यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? x, चलेगा। यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है? x, चलेगा। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? y, चलेगा। क्या x और y के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और वो भी कितने वेरिएबल की? दो वेरिएबल की। अब जरा नीचे बढ़ते हैं। इसकी पावर कितनी है? 1। चलो बढ़िया है। इसकी पावर कितनी है? 2। क्या 2 चल सकती है? नहीं। ना तो एक से ज्यादा ना ही एक से कम, ये लीनियर नहीं रहा। काम खत्म। अब इधर देखते हैं। बताओ x की पावर कितनी है? 1, चलेगा। y की पावर कितनी है? 1, चलेगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होता है ना, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता। पावर तो ठीक हो गई। वेरिएबल चेक करते हैं। x एक वेरिएबल है, ठीक है। y एक वेरिएबल है, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं? दो। कौन कौन से? x दिखाई दिया, y दिखाई दिया। क्या कोई तीसरा वेरिएबल आंखों से दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी चलेगी। क्यों? ये लीनियर इक्वेशन है और वो भी कितने वेरिएबल की है? दो वेरिएबल की। लास्ट और देखते हैं। पावर कितनी है? 1, चलेगी। पावर कितनी है? 2, नहीं चलेगी। ये भी हमारी लीनियर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें लीनियर के बारे में कम से कम 10% नॉलेज हो गई है। अब जब लीनियर पढ़ ही लिया है तो इसके बारे में एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। नोट तो अभी कुछ नहीं करा होगा, अब करना है नोट। लिखो पहला डॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है हमारी
स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन की। किसकी? टू वेरिएबल्स की। ठीक है, क्यों? अब देखो, मुझे बताओ, क्या x और y टू वेरिएबल हैं? बिल्कुल, दो वेरिएबल है। तुम सोच रहे होंगे भैया ये ए बी सी क्या है, फिर तो ध्यान रखना, ए बी सी डी वगैरह ये सब ये हमारे वेरिएबल नहीं होते हैं, ये माने जाते हैं कोफिशिएंट्स। अगर मैं तुमसे बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है? a है। अगर मैं तुमसे बोलूं y का कोफिशिएंट क्या है? b है। ठीक है, और ये जो c होता है ना, इसके बारे में लिख लो, ये कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। समझ में आई है ना? टू वेरिएबल कांस्टेंट टर्म। तो देखो, अब हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में इतनी नॉलेज हो गई है कि अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब देना, बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा और मुझे मालूम है तुम्हें वो जवाब मालूम है पहले से ही। देखो कैसे, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, छुपाओ मत ये बात, मुझे मालूम है। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। मेरे पास तुम्हारे रुपए के दुगने रुपए हैं। इस समय जो तुम्हारे पास है ना 10 रुपए, मेरे पास तुम्हारे रुपए की कितने गुना है? दुगना। बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? कितने रुपए है मेरे पास भाई? 20 रुपए ना। कैसे पता चला? देखो, तुम्हारे पास कितने रुपए थे? 10 रुपए। मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हारे रुपए के डबल हैं, दुगने हैं। कितने से मल्टीप्लाई दे दी? 2 से। बात समझ में आ गई ना? फिर से सुनो, तुम्हारे पास इस समय 100 रुपए हैं, छुपाओ मत, फिर से देखो, 10 रुपए तक का तो तुम छुपा नहीं पाए, 100 रुपए का छुपा लोगे। ठीक है, इस समय कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? 100 रुपए हैं। मेरे पास तुम्हारे रुपए के 3 गुना रुपए हैं। तुम्हारे पास इस समय कितने थे? 100 रुपए थे। मेरे पास तुम्हारे रुपए के 3 गुना थे। बताओ मेरे पास कितने हैं इस समय? तुम्हारे पास है 100 रुपए, मेरे पास तुम्हारे रुपए के कितने गुना है? 3 गुना। तो मेरे पास कितने रुपए हैं भाई? 300 रुपए हैं। समझ में आ रही है ना बात? इसका मतलब ये हुआ, अब जरा बोर्ड पे देखो, जब क्वेश्चन हमें बोलता है ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। ठीक है, जब क्वेश्चन बोलता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। जब क्वेश्चन बोलेगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 गुना। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हारे पास इस समय 1000 रुपए हैं, छुपाओ मत, फिर से मैं पहले कह रहा हूं, तुम्हारे पास इस समय कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। मेरे पास तुम्हारे रुपए के ट्वाइस है। तुम्हारे पास जितने रुपए थे ना, उतने रुपए के मुकाबले मेरे पास कितने रुपए हैं? ट्वाइस रुपए हैं। ट्वाइस मतलब समझते हो ना? ट्वाइस का मतलब दुगना। तो मुझे बताओ मेरे पास है कितने? 2000 है ना। तुम्हारे पास 1000 थे और मेरे पास दुगने थे, तो मेरे पास थे कितने? 2000 थे। अगर मैं कहता मेरे पास थ्राइस है, तो तुम कितने बताते? 3000 बताते। बात समझ में आ रही है ना? तो कुल मिलाकर जब क्वेश्चन बोलेगा ट्वाइस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब क्वेश्चन बोलेगा थ्राइस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जब क्वेश्चन बोलेगा 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। बात समझ में आई? अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सामने एक पेन है और एक पेंसिल है, उठाना मत, समझो, कभी उठाकर अपने बैग में डाल लो पेन और पेंसिल। ठीक है, तुम्हारे सामने एक पेन रखा हुआ है और एक पेंसिल रखी हुई है, और पेन और पेंसिल की कॉस्ट तुम्हें बताई है। पता है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट बता रखी है। पेंसिल तुम्हारी आई है 5 रुपए की, मात्र कितने रुपए की खरीद कर लाए हो तुम? 5 रुपए की। भाई अच्छी वाली पेंसिल खरीदी हो, उसमें क्या बात है, 1 रुपए का जमाना गया।
मैं तुम्हें पेन की कॉस्ट नहीं बता रहा, मैं तुम्हें एक रिलेशन बताऊंगा। मुझे बताओ पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपए है और मैंने बोला पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से ट्वाइस है। पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से कितने गुना है? ट्वाइस है। मैंने बताया था ट्वाइस होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। ट्वाइस होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। अगर पेंसिल की 5 रुपए है तो पेन की कितनी निकल आएगी? 10 रुपए, क्योंकि पेन महंगा होता है। समझ में आ रही है ना बात? अब और लो, पेंसिल की कॉस्ट 7 रुपए है। पेंसिल की कॉस्ट 7 रुपए है और मैंने तुम्हें अब पेन की फिर नहीं बताई और मैंने तुम्हें कह दिया कि पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से थ्राइस है। थ्राइस का मतलब समझते हो? थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। तो बताओ पेंसिल की कॉस्ट अगर 7 रुपए है तो 7 का 3 गुना पेन की कॉस्ट कितनी निकलेगी? क्या 21 नहीं निकलेगी? 7 3 21। पेन कितने का पड़ेगा? 21 रुपए का। समझ में आ रही है ना बात? अब मुझे बताओ, फिर से देखो अभी कैसे मैं चिपकाता हूं ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग के अंदर। देखो मुझे बताओ, पेंसिल की कॉस्ट एक्स थी, कितने रुपए थी? पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपए थी। मैंने कहा पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से ट्वाइस है। पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से कितने गुना है? ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। बताओ अगर पेंसिल की एक्स है तो पेन की कितनी हो जाएगी? 2x। समझ में आ रही है ना बात? अगर पेंसिल की x है तो पेन की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? अब जरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे धड़ाधड़ समझ में आएगा तुम्हें। एनसीईआरटी के अंदर तो एक्सरसाइज 4.1 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम का। तो स्टार्ट करते हैं। बुक तुम लोग के पास होनी चाहिए। एक्सरसाइज खोल लो 4.1। एक्सरसाइज खोल लो 4.1। देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, बोर्ड पे देखो, लिखना कुछ नहीं है, केवल समझना है। नोटबुक की जो कॉस्ट है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, वो क्या है? वो ट्वाइस है। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ अ पेन। Write a linear relationship, write a linear equation in two variable to represent the above statement। तो देखो जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। मतलब अगर पेन तुम्हारा 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने रुपए की है? 10 रुपए की। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दुगना। अगर पेन तुम्हारा 7 रुपए का है तो नोटबुक कितने की है? 14 रुपए की। लेकिन क्या हमें पेन की कॉस्ट बता रखी है? कॉस्ट ना तो पेन की बताई गई है, कॉस्ट ना ही नोटबुक की बताई गई है। कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। मुझे बताओ अगर पेन की कॉस्ट तुमने एक्स मानी है, अगर पेन की कॉस्ट एक्स मानी है तो नोटबुक की कॉस्ट दुगनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? क्या मैं 2x कर सकता हूं? बिल्कुल। दुगना बोलेंगे तो 2x करेंगे। अगर वो बोलता कि पेन से नोटबुक की कॉस्ट क्या है? थ्राइस है, तो थ्राइस में मैं कितनी कर देता? 3x। समझ गए ना? अब तुम्हें 2 वेरिएबल में काम करना है तो दोनों को ना लेट करना पड़ेगा। देखो पेन की कॉस्ट हम अपनी तरफ से पहले क्या मानेंगे? x। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आ गई कि हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में पेन की कॉस्ट को क्या मानना है। लिखो सॉल्यूशन, लिखो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स और नोटबुक की मान लेना बी वाई। ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है, लेट द कॉस्ट वगैरह सब। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी वाई। तुम सोच रहे होंगे मैंने दो दो चीजें क्यों मान ली, एक्स और वाई। तो ध्यान रखना वो चीजें जो मैंने समझाई थी वो तो सही है, लेकिन हमें काम करना है लीनियर, लीनियर इक्वेशन, वो भी कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में, इसलिए हमें दोनों की कॉस्ट को मानना पड़ेगा। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस मुझे एक सवाल के जवाब को बताओ, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी थी ना?
नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी थी। मुझे बताओ नोटबुक की कॉस्ट y मान रखी है और पेन की कॉस्ट से कितनी थी, दुगनी थी। क्या मैं 2x कर सकता हूं? अभी अभी जो मैंने समझाया था लिखकर पहले, क्या वो चीजें याद आई? फिर से देखो बोर्ड पे, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से कितने गुना थी, दुगनी थी। तुमने पेन की कॉस्ट x मानी है और नोटबुक की कॉस्ट मानी है y। दुगनी बोलेंगे 2x कर देना, थ्राइस बोलेंगे 3x कर देना। समझ रहे हो ना? ट्वाइस के केस में 2 से मल्टीप्लाई दे देना, थ्राइस के केस में 3 से मल्टीप्लाई दे देना। उम्मीद है तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ये नहीं लिखना है, इक्वेशन तो हमारी ये बन चुकी है, y इक्वल टू 2x। ठीक है, y इक्वल टू 2x। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। तुम्हें याद होगा जो लीनियर इक्वेशन होती है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना, ये होती है। तो हमें इन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। और ए की, बी की और सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट, इंडिकेट करनी है इन ईच केस। फर्स्ट वाला देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, बार। इसको हम क्या पढ़ना पसंद करते हैं, बार। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। मुझे बताओ 9.35 बार इधर प्लस का है, बोर्ड पे देखो, इक्वल टू के इस साइड 9.35 बार प्लस का है ना, ये डिजिट इधर आके क्या हो जाएगी, ये डिजिट इधर आके हो जाएगी माइनस। बार में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? बिल्कुल। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। क्या हमारी क्वेश्चन में भी इक्वल टू 0 नहीं है? बिल्कुल है। तो ये भी हमारी क्या बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू क्या है, बोर्ड पे देखो, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो होता है a। यहां पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो a की वैल्यू क्या पता चल गई, 2। अब जरा इधर देखो, y के साथ क्या होता है, b। यहां पर y के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 3। ले लो, b की वैल्यू पता चल गई 3। और बताओ जिसके साथ कुछ नहीं होता वो c होता है, तो c की वैल्यू ध्यान रखना साइन के साथ लेते हैं, माइनस की आएगी, माइनस 9.35 बार। हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन ने हमसे 2 काम बोले थे, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करवाया है, दूसरी तरफ उसने हमसे ए बी सी तीनों की वैल्यू पूछी थी। अगली क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। देखो x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इक्वल टू में 0। मुझे बताओ क्या पहले से इक्वल टू 0 बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। इसको तो तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। तो डायरेक्ट ए बी और सी की वैल्यू निकाल दो। बोर्ड पे देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है? x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ध्यान रखना जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू बताओ। मुझे बताओ y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, बोर्ड पे देखो, ऊपर कुछ नहीं है इस समय, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो बोर्ड पे देखो ऊपर से तो आया 1, नीचे से क्या आया 5, और साइड से क्या आया माइनस। मैंने बताया था तुम्हें साइन भी लेना होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मुझे बस इतना देखकर बताओ कि y के साथ ऊपर कुछ लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था। और अभी अभी मैंने बताया था जब कुछ नहीं लगा हुआ होता है तो साथ में क्या लगा हुआ होता है, 1। यानी कि ऊपर से तो डिजिट आ गई 1,
नीचे से डिजिट आ गई 5 और साइन आ गया माइनस का। अब मुझे बताओ सी की वैल्यू क्या है। बताओ सी की वैल्यू पूरी होती है ना जिसके साथ ना तो x है और ना ही y है, यानी कि -10। तो हमने सी की वैल्यू भी निकाल दी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -2x + 3y = 6। मुझे बताओ ये इक्वल टू 6 इधर है, ये प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। बोर्ड पे देखो, क्या ये प्लस वाला 6 इधर आके माइनस नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। कर दो फिर इधर लाके इसको माइनस, ये हो गया इक्वल टू में माइनस। अब बताओ ए की वैल्यू, बताओ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, दिखाई दे रहा है ना -2, साइन के साथ बोला करो। b की वैल्यू देखो, y के साथ क्या मल्टीप्लाई दिख रहा है 3, प्लस वाले में तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ c की वैल्यू वो होती है जिसके साथ ना तो x ना ही y, यानी कि -6। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, x = 3y। मुझे बताओ 3y इस साइड लिखा हुआ है और कैसा लिखा हुआ है, प्लस का या माइनस का? प्लस का लिखा हुआ है ना। तो मुझे बताओ कि प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाता है, प्लस का 3y इधर आके हो जाता है माइनस, और उधर क्या बचता है 0, है ना। अब बताओ a की वैल्यू, बोर्ड पे देखो, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो होती है a की वैल्यू। तो x के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। बताओ y के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो होती है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू y के साथ क्या दिख रही है -3। अब c, मुझे बताओ कोई ऐसी टर्म तुम्हें दिखाई दे रही है जिसके साथ ना तो x है ना y, क्या वो टर्म दिख रही है? मुझे बताओ, क्या प्लस माइनस वगैरह कुछ हुआ है साथ में? नहीं हुआ हुआ ना। मुझे बताओ जो टर्म ही नहीं है तो उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू पूरी पूरी क्या हो गई 0। जब वो टर्म ही दिखाई नहीं दे रही तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू क्या है, 0 है। पांचवा पार्ट देखो, 2x = -5y। मुझे बताओ माइनस की टर्म इधर आके, ये वाली माइनस की टर्म इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की, और उधर क्या बचेगा 0। भाई उधर से वो टर्म जब इधर आ गई तो उधर क्या बचा, कुछ बचा क्या? उधर बचा 0। ठीक है। अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, देखो बोर्ड पे, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो होती है a की वैल्यू यानी कि 2, y के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो होती है b की वैल्यू यानी कि 5। और बताओ क्या कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? क्या कोई ऐसी डिजिट है जिसमें ना तो x लगा हुआ है ना y? ऐसी कोई डिजिट नहीं है सिर्फ 0 के अलावा। तो लिख दो c की वैल्यू 0। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 3x + 2 = 0। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं इस वाले में। देखो कैसे, मुझे बताओ x के साथ क्या दिखाई दे रहा है 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। x के साथ तो दिखाई दे रहा था ना, x के साथ दिखाई दे रहा था 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। b हम किसके साथ देखते हैं, y के साथ ना। b की वैल्यू किसके साथ होती है, y के साथ होती है। मुझे बताओ क्या पूरी इक्वेशन में तुम्हें y दिखाई दे रहा है? क्या पूरी इक्वेशन में तुम्हें y दिखाई दे रहा है? जब y ही नहीं दिखाई दे रहा है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि y ही नहीं है। तो क्या करें? अब मुझे बताओ c होती है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना तो x होता है ना ही y होता है। मुझे बताओ एक टर्म ऐसी लिखी हुई है ना जिसके साथ ना तो x है ना y, बताओ 2। क्या 2 के साथ तुम्हें x दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या 2 के साथ तुम्हें y दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि यही हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ध्यान रखना
डी की वैल्यू में बच्चे गलती कर देते हैं, जब हमारे पास वाई ही नहीं है, जब पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास वाई ही नहीं है, तो तुम बी की वैल्यू कैसे बता सकते हो? बी की वैल्यू नहीं बता पाओगे फिर तुम। हाँ, सेवंथ लिखो, y माइनस टू इक्वल टू 0। देखो अभी पिछली वाली इक्वेशन में y नहीं था, इस इक्वेशन में x नहीं है। देखो क्या तुम्हें पूरी इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है? दूर दूर तक हमें x दिखाई नहीं दे रहा, और जब x ही नहीं दिखाई दे रहा तो a की वैल्यू क्या मानी जाएगी? a की वैल्यू मानी जाएगी 0, और सिर्फ मानी नहीं जाएगी, 0 ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ b की वैल्यू। मैंने बताया था b होता है जो y के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। मुझे बताओ y के साथ कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 1। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब c वो होता है जिसका ना तो x है और ना ही y है, तो c की वैल्यू क्या है? -2। साइन के साथ बोला करो हमेशा, -2। लास्ट पार्ट देखते हैं, 8th पार्ट। तो देखो 5 इक्वल टू 2x लिखा हुआ है ना? 5 इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, तो बढ़िया रहेगा कि 2x को इधर ले आओ। मुझे बताओ 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, ऐसी तो लिखूंगा बोर्ड पे। देखो ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया? माइनस का। क्या इस +5 पर असर पड़ा? नहीं पड़ा, +5 तो ऐसे ही रहेगा। अब निकाल देते हैं वैल्यू। मुझे बताओ a वो होता है ना जो x के साथ चिपका हुआ होता है, x के साथ क्या चिपका हुआ है? -2। a की वैल्यू आ गई -2। b वो होता है जो y के साथ होता है। मुझे बताओ क्या पूरी इक्वेशन में तुम्हें y दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी हमें एक भी y दिखाई नहीं दे रहा है, और जब y ही दिखाई नहीं दे रहा है तो b की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी? 0। अब c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू क्या है? c वो होता है जिसके साथ ना तो x होता है और ना ही y होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू है 5, क्योंकि देखो ना तो 5 के साथ x है और ना ही 5 के साथ तुम्हारा y है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर डाले, और बहुत ही आसान था।